सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं 12 नवंबर 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफ़ेयर्स को जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले करंट अफ़ेयर के साथ, जहां पर इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.2% हो गया है क्वार्टर 2 में, जो कि 5.4% Q1 में हुआ करता था। आइए इस न्यूज़ को समझते हैं, लेकिन उससे पहले जानते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पर कि इंडिविजुअल कैपेबल और चाहता तो है वर्क करने के लिए, लेकिन वो जॉब खोज रहा है और उस जॉब को वो पा नहीं पा रहा है। ऐसी सिचुएशन अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है। बात करें अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये एक क्रूशियल इंडिकेटर होता है नेशंस के इकोनॉमिक हेल्थ की, क्योंकि इसमें हम ये जान पाते हैं कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी रिड्यूस कर रही है या फिर बढ़ रही है, या फिर हमारे पास पॉवर्टी बढ़ रहा है, सोशल इक्वलिटी बढ़ रही है या घट रही है। इन सारे पैरामीटर्स को हम इससे डिटरमाइन करते हैं। आइए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कुछ अनएम्प्लॉयमेंट के प्रकार को। बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन उनमें से जो प्रमुख है, जो आपके परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, उनमें से पहला है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। एक ऐसा एम्प्लॉयमेंट जहाँ पर लोगों की जितनी आवश्यकता है, अगर उससे अधिक लोग कार्य कर रहे हैं, तो ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का प्रकार आता है। जैसे कि एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में अगर हम ट्रैक्टर का या फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, तो 2 से 3 व्यक्ति उस पूरे काम को कर सकते हैं, लेकिन पूरा घर उसी में अगर लगा हुआ है, यानी कि जितने की ज़रूरत है उतने से ज़्यादा लोग लगे हुए हैं, ऐसे को हम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। वहीं बात करें स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की, तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट काउज़ होता है जब जॉब अवेलेबल हो और स्किल्स मिसमैच कर रहा हो। यानी कि आप काम जानते हैं टेक्निकल और आपको काम मिल रहा है नॉन टेक्निकल क्षेत्र में, तो ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आता है। वहीं अगर बात करें साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट की, तो एक ऐसा सिचुएशन बिज़नेस में जहाँ पर फ्लक्चुएशन होता है और अगर इकोनॉमिक डाउनटर्न हो जाता है, रिसेशन हो जाता है, तो यहाँ पर जॉब लॉसेस के चांसेस बढ़ जाते हैं और इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को हम साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। वहीं अगर सीज़नल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, तो ये टूरिज़्म, कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर जैसे इंडस्ट्रीज़ में होता है। सीज़न वाइज़ यहाँ पर व एम्प्लॉयमेंट वैरी करता है। वहीं बात करें वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की, तो एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पर व्यक्ति चूज़ तो करता है किसी वर्क के लिए, यानी इसके पास अवेलेबल तो है वर्क, लेकिन जो वो चाहता है कि हम इसी क्षेत्र में काम करें, ना कि इस क्षेत्र में, यानी कि आप बनना चाहते हैं पुलिस और आपको काम मिल रहा है क्लर्क का, तो ऐसा वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होता है। आप वहाँ पर खुद से मना कर देते हैं कि हम इसको नहीं करेंगे। चलिए बढ़ते हैं, अब भारत में देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट के कारण क्या-क्या हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो गई है, डिमांड इतना बढ़ गया है कि हम उस डिमांड को पूरा नहीं कर पा रही है सरकार। उसी तरह से स्किल मिसमैच और इनएडिक्वेट एजुकेशन, यानी लोग तो केवल डिग्रियाँ बटोर ले रहे हैं, पर जहाँ पर स्किल की बात आती है, उनको लेथ मशीन के सामने अगर खड़ा कर दिया जाए, तो वो काम नहीं कर पा रहे हैं। वहीं बात करें तो हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रोथ भी काफ़ी स्लो है, वहीं इनफॉर्मल सेक्टर्स का डोमिनेंस है। एग्रीकल्चर पर आज भी लोग बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं। साथ ही साथ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और ऑटोमेशंस आने की वजह से कई सारे लोग उतना स्किल नहीं हो पाए हैं अभी तक। वहीं अगर बात करें तो वीक रूरल डिमांड और जो वेज स्टैग्नेशन है, यानी वेज में कम-ज़्यादा का फ़र्क है, ये भी एक कारण है अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया में। आइए बात करते हैं इनको कम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या-क्या इनिशिएटिव ले रखा है, तो उनमें से प्रमुख है आपका महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी मनरेगा। वहीं प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना चलाया जा रहा है, अगर आप अपना स्टार्टअप खोलना चाहते हैं तो। वहीं बात करें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, यानी आपके कौशल का विकास किया जाएगा, यानी स्किल सेंटर्स कई जगह पर खोले गए हैं ताकि आप अपने स्किल को एनहांस करके जो भी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं कर लीजिए। वहीं अगर बात करें तो कुछ और मिशंस भी हैं, जैसे कि नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। अब बात करते हैं न्यूज़ की, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा ये रिलीज़ किया गया है। वहीं बात करें तो इनमें प्रमुख है रिपोर्ट में कि फीमेल पार्टिसिपेशन जो है लेबर फोर्स में, ये बढ़ा है, 33.7% हो गया है सेकंड क्वार्टर में, जो कि 33.4% हुआ करता था फर्स्ट क्वार्टर में। तो ये फीमेल से संबंधित पार्टिसिपेशन है, तो ये आप परसेंटेज ज़रूर याद कर लीजिएगा अगर 1 आध डेढ़ महीने के अंदर आपका एग्ज़ाम है तो। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले करंट अफ़ेयर पे, जहाँ पर एम्स की एक सर्वे रिपोर्ट आई है, वो भी आँख से संबंधित, यानी भारत में आई केयर का क्या स्थिति है, आइए जानते हैं। एम्स नेशनल सर्वे ऑन इंडिया आई केयर सिस्टम 2025। आइए, ये एक तरह का पहला नेशनल सर्वे है और इस टाइटल नाम है ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑप्थेल्मिक सर्विसेज इन इंडिया, जो कि कंडक्ट किया गया है एम्स नई दिल्ली के द्वारा, और इसमें कोलैबोरेट करने वाली जो मिनिस्ट्री है, उसका नाम है यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री। देखिए, ये रिपोर्ट तो विज़न 2020 इंडिया की है, लेकिन ये पब्लिश अभी हुआ है।
तो इसीलिए इस न्यूज़ को पढ़ना ज़रूरी हो गया है। आइए जानते हैं कि वर्कफ़ोर्स और इंफ्रास्ट्रक्चरल शॉर्टेज क्या-क्या है, क्या-क्या रिपोर्ट्स बता रही हैं। तो देखिए जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, यानी कि जो आँखों से संबंधित डॉक्टर होते हैं, स्टडी करते हैं, इनको हम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं। इनकी संख्या भारत में 20,944 है, यानी कि 65,000 लोगों पर मात्र 1 डॉक्टर उपलब्ध है। वहीं अगर टेक्नीशियन की बात करें तो 17,856 है। वहीं अगर आई बेड की बात करें, यानी कि अगर कोई व्यक्ति है जिसे आँख से संबंधित ऑपरेशन कराना है, तो वो 74 है 1 मिलियन पॉपुलेशन पर। और वहीं अगर बात करें ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट पर इंस्टीट्यूशन, अगर सेकेंडरी लेवल और उसके ऊपर की बात करें तो ये 3 है, और टेक्नीशियन की बात करें पर इंस्टीट्यूशन तो वो 2 है। अब इसको देखें तो ये ग्लोबल और नेशनल टारगेट से बहुत ही ज़्यादा नीचे है। अब आइए समझते हैं कि भारत में विज़न का बर्डन कितना है, कितने लोग अंधे हैं और उनको विजुअली समस्या है, इसको पढ़ते हैं। 5 मिलियन लोग ब्लाइंड हैं पूरे इंडिया में, वहीं बात करें तो 34 मिलियन विजुअली इम्पेयर्ड हैं, यानी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं। और बात करें 33.8% लोगों को जो इम्पेयरमेंट और ब्लाइंडनेस है वो डिस्टेंस विज़न से है, यानी कि ये रिपोर्ट दर्शाती है कि अर्जेंट नीड है यूनिवर्सल और प्रिवेंटिव आई केयर के लिए। अब आइए बात करते हैं कि इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स क्या है। तो देखिए प्राइवेट संस्थाएँ 70.6% ओनरशिप रखी हुई हैं, आँखों से संबंधित, यानी कि जो मेडिकल चिकित्सा उपलब्ध है वो प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा है। वहीं अगर गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो 15.6% है, और एनजीओ की बात करें तो ये 13.8% है। यानी ये साफ-साफ बताता है कि प्राइवेट सेक्टर डोमिनेंस में है। वहीं अगर बात करें बच्चों से संबंधित आई केयर की, तो मात्र 25% ऐसे अस्पताल हैं जो ऑफ़र करते हैं पेडियाट्रिक आई केयर सर्विसेज़ को। और अगर बात करें तो मात्र 6% जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं वो पेडियाट्रिक केयर में ट्रेन्ड हैं। बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर आपको पढ़ना है हिंदुस्तान शिपयार्ड जो लिमिटेड है उसको मिनी रत्न का स्टेटस दे दिया गया है। आइए समझते हैं इस न्यूज़ को पहले, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न क्या होता है। तो इन्वेस्टमेंट के आधार पर इसके डेफिनिशंस को दिया जाता है। अगर 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है तो इसे हम महारत्न कहते हैं। वहीं नवरत्न 1,000 करोड़ तक का होता है, और मिनी रत्न में 2 कैटेगरीज़ है, मिनी रत्न 1 और मिनी रत्न 2। बात करें मिनी रत्न 1 की, तो मिनी रत्न 1 में 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। वहीं अगर बात करें कैटेगरी 2 की, तो 300 करोड़ तक का होना चाहिए। ये जानते हैं, देखते हैं कि कितने नवरत्न, कितने महारत्न और कितने मिनी रत्न इंस्टीट्यूशन है हमारे पास। तो इंडिया में 14 महारत्न है, 26 नवरत्न है और 74 मिनी रत्न कंपनी है। बात करें कि 14 महारत्न कंपनी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि परीक्षाओं में इसी से सवाल बनेगा, और जो 14वां महारत्न कंपनी है वो है आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, तो इसे याद कर लीजिएगा। रेल, बीपीसीएल, सीआईएल, गेल, एचपीसीएल, आईओसीएल, एनटीपीसी, ओएनजीसी, ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले करंट अफेयर पे। अगला करंट अफेयर है सीजेआई से संबंधित, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया है जिसकी वजह से ये न्यूज़ आ गया है। पहले न्यूज़ को समझ लेंगे, फिर आपको इस करंट अफेयर को भी समझा देंगे। देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि हमारे पास ट्राइब्यूनल बॉडीज़ है, बहुत सारे ट्राइब्यूनल बॉडीज़ हैं, जिसे हम क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन कहते हैं, जो कि रिज़ॉल्व करती हैं एडमिनिस्ट्रेटिव और टैक्स डिस्प्यूट, जो कि रेगुलर कोर्ट सिस्टम से बाहर है। आपको मालूम है कि कोर्ट पर ऑलरेडी बहुत सारे बोझ हैं, इसीलिए इन ट्रिब्यूनल्स का स्थापना किया गया है, ताकि सरकारी से संबंधित जो कामकाज है, उनको निपटाया जा सके कोर्ट के बाहर ही। यानी ये कोर्ट की तरह ही काम करने वाली एक संस्था है। अब इनके एग्ज़ाम्पल्स को देखें तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, यानी आप सरकारी नौकरी जब आपकी लग जाएगी, आप जाएँगे, आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है, तो आपको सबसे पहले कैट में ही जाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कोर्ट में जा सकते हैं। वहीं बात करें तो इनकम टैक्स के लिए इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल बना हुआ है, वहीं एनजीटी आपको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बना हुआ है एनवायरमेंटल केसेस को देखने के लिए। तो इस तरह के ट्रिब्यूनल्स आपको तरह-तरह के देखने के लिए मिलेंगे भारत के देश में। अगर बात करें चेयरपर्सन की, कि ट्रिब्यूनल्स के चेयरपर्सन कौन होते हैं, तो ये सिटिंग या फिर रिटायर्ड जज होते हैं हाई कोर्ट, जिनको कि अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के बाद, और कंसल्ट किया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। बात करें कि इश्यूज़ क्या है, तो देखिए बहुत सारे जो ओवरलैपिंग फंक्शंस है, यानी कि जुडिशियरी और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके बीच में बहुत सारे फंक्शंस जो होते हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं यहाँ। वहीं मेंबर की वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा खाली है। क्यों? एडमिनिस्ट्रेशन डिलेज़ की वजह से। तो और आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर सिटिंग या फिर जो रिटायर्ड जजेज़ हैं, वही यहाँ पर चेयरमैन बनते हैं। लेकिन उनको अपॉइंट करने वाले कौन होते हैं? तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होता है। उसी तरह उनके सर्विस कंडीशन की भी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। सैलरीज़, अलाउंसेस और रिन्यूअल कब करना है, ये सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। तो अब जुडिशियल रिव्यू के हिसाब से देखें तो इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, और इसमें स्पेशली देखें तो इनका जो टेन्योर होता है, जो चेयरमैन होते हैं इन ट्रिब्यूनल्स के, उनका 4 साल का चेयरमैनशिप होता है, जो कि एक शॉर्ट टेन्योर पीरियड है। तो कोर्ट का कहना है कि जो ट्रिब्यूनल होना चाहिए वो
इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यानी कि सेंट्रल का ज़्यादा पावर उस पर नहीं होना चाहिए। ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस का ही पार्ट है और इसलिए इसको एडमिनिस्ट्रेशन से अलग रखना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो एग्ज़ीक्यूटिव है, वो डोमिनेट नहीं कर सकती इन ट्रिब्यूनल्स के अपॉइंटमेंट को, और टेन्योर जो होना चाहिए वो कम से कम 5 साल या फिर 5 साल से ऊपर होना चाहिए, ताकि जो कोर्ट का इंडिपेंडेंस है, जो इंश्योर करे कि ये इंडिपेंडेंट बॉडी है और इंडिपेंडेंट तरीके से काम करे, किसी का भी इस पर ज़ोर ना चले। तो ये आपका न्यूज़ था, केस था। अब जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और सीजेआई के जो विवाद हैं, ये क्या हुआ है, तो लगातार दूसरी बार जो अटॉर्नी जनरल हमारे यहाँ के वेणुगोपाल साहब हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहा कि आप इस केस को फिर से हमें एक नई तारीख दे दीजिए। वही सीजेआई साहब बार-बार रिपीट कर रहे हैं। तो न्यूज़ आप एक बार फिर से देख लीजिए कि न्यूज़ क्या है। तो न्यूज़ जो है कि दिस इज़ द सेकंड टाइम इन द पास्ट फ्यू डेज़ द टॉप जज हैज़ एक्सप्रेस्ड डिस्प्लेजर एट द गवर्नमेंट्स फोरमोस्ट लीगल काउंसिल एंड द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री। यानी कि बार-बार एडजर्नमेंट किया कराया जा रहा है, ताकि सीजेआई, आपको मालूम होना चाहिए कि गवई साहब का रिटायरमेंट इसी नवंबर में होने वाला है। तो सरकार चाहती है कि पहले इनका टेन्योर को निकाल दिया जाए, उसके बाद इस पर बात किया जाएगा, ऐसा सीजेआई गवई साहब को लगता है। तो आप न्यूज़ भी समझ गए और इसके बेसिक्स को भी समझ गए होंगे। अब आपको कुछ आर्टिकल्स देख लेने चाहिए जो ट्रिब्यूनल से संबंधित है, जो आपके परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल पब्लिक सर्विस मैटर के लिए 323 ए है, और अगर बात करें कि ट्रिब्यूनल्स फॉर अदर सब्जेक्ट टैक्सेशन एंड इंडस्ट्री के लिए आर्टिकल 323 बी है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर इंडिया ने विथड्रॉ कर लिया है आईनी एयरबेस से। यानी कि आईनी एयरबेस से भारत ने अपना सारा सामान पैक करके वापस भारत आ चुका है। आइए जानते हैं कि ये ऐसा हुआ क्यों? लेकिन उससे पहले आपको जानना होगा कि जो आईनी एयरबेस है वो कहाँ पर है? तो आप देखेंगे भारत के आप ऊपर चलते जाएँगे तो पाकिस्तान, और पाकिस्तान के ऊपर आप देखेंगे तो तजाकिस्तान लगा हुआ है, जो कि किर्गिस्तान से भी बॉर्डर बना रहा है, उज़्बेकिस्तान से भी बॉर्डर बना रहा है, अफ़गानिस्तान से भी, पाकिस्तान से भी बॉर्डर बना रहा है। अब अगर आप इसको क्लोज़ली देखेंगे तो तजाकिस्तान के दशानबे के पास ये एयरबेस था, जिसे हम आईवी एयरबेस के नाम से जानते थे। अब इसका लोकेशन आप जान चुके हैं, आपसे परीक्षाओं में ये पूछा जा सकता है। अब आइए जानते हैं इस एयरबेस के बारे में क्या घटना हुआ है। तो आईनी एयरबेस तजाकिस्तान की राजधानी दुशान्बे के पास स्थित है। यह भारत का एकमात्र विदेशी एयरबेस था, जिसमें भारत ने 2000 के दशक की शुरुआत में रूस, तजाकिस्तान के साथ मिलकर पुनर्निर्मित किया था इसको। इसका मुख्य उद्देश्य था अफ़गानिस्तान में आतंकवाद रोधी अभियानों और उत्तर गठबंधन यानी कि नॉर्थ अलायंस को समर्थन देना था। वहीं बात करें कि भारत की वापसी का मुख्य कारण क्या है, तो देखिए समझौते की अवधि अब समाप्त हो गई है, चुका है, जिसके बाद तजाकिस्तान ने इस समझौते को रिन्यू नहीं किया, इसलिए भारत को औपचारिक रूप से अपना स्टाफ और उपकरण वापस बुलाना पड़ा। वहीं अगर बात करें तो अफ़गानिस्तान की स्थिति भी अब बदल चुकी है। जब 2021 में तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर नियंत्रण कर लिया, तब आईनी एयरबेस की रणनीतिक उपयोगिता घट गई। पहले यह बेस भारत के लिए अफ़गानिस्तान के उत्तर भाग में पहुँचाने का मुख्य रास्ता था, लेकिन अब वह ज़रूरत नहीं रह गया है। वहीं बात करें तो रूस और चीन का दबाव भी है। तजाकिस्तान की विदेश नीति में रूस और चीन का प्रभाव बहुत गहरा है। दोनों देश नहीं चाहते थे कि भारत मध्य एशिया में सैन्य उपस्थिति बनाए रखे। माना जाता है कि इन्हीं दबावों की वजह से तजाकिस्तान ने समझौते को आगे नहीं बढ़ाया। वहीं अगर बात करें तो यह बेस भारत से दूर था। सप्लाई, मेंटेनेंस और सुरक्षा सब कुछ महँगा और जटिल था। जब इसकी रणनीतिक अहमियत कम हो गई तो इसे बनाए रखना आर्थिक रूप से उचित नहीं रहा। तो आप इस न्यूज़ को समझ गए होंगे। आइए बढ़ते हैं अब अपने अगले करंट अफेयर पर, जहाँ पर हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा अब एक रिपोर्ट आ गया है, जहाँ पर हाईएस्ट नंबर ऑफ बिलियनियर्स की संख्या सबसे ज़्यादा पूरे दुनिया में न्यूयॉर्क में है। बात करें कितने नंबर ऑफ बिलियनियर्स हैं वहाँ, तो 119। बात करें भारत के दृष्टिकोण से तो भारत में टोटल 2 प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पर उन्होंने 3rd स्थान और 9th स्थान लिया है। बात करें मुंबई की, तो मुंबई को तीसरा स्थान दिया गया है और न्यू दिल्ली को 9वां स्थान दिया गया है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर इंडिया और श्रीलंका के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किया गया है। अब इसका नाम क्या है? तो ये मित्र शक्ति इसका नाम है। मित्र शक्ति 2025। ये कहाँ कराया गया है? तो बता दें आपको कि ये कर्नाटका में हो रहा है, यानी कि भारत में ही ये हो रहा है, आपसे पूछा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर 11 नवंबर 2025 को नेशनल एजुकेशन डे मनाया गया। ये हर साल 11 नवंबर को मनाया जाता है, जिस दिन हम कमेमोरेट करते हैं हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर अबुल कलाम आज़ाद साहब को। मैंने शॉर्ट्स में पूरा कवर किया है, शॉर्ट्स को जाकर देखिए, काफ़ी आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर तमिल एक्टर अभिनय 44 साल की एज में इनकी मृत्यु हो गई है। मृत्यु का कारण है लीवर डिजीज़। तो ये आपका ऑब्ituary सेक्शन से सवाल बन सकता था। तो ये थे आपके 12 नवंबर 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे पूछा जा सकता है। अगर आपको सेशन पसंद आया हो, तो आप सेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।